Hello class 9th. Today we will start chapter number 2 of economics, people as resource. The chapter people as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो यहाँ पर हमें ये एफर्ट की गई है एक्सप्लेन करने की कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, असेट है रैदर देन लायबिलिटी. लायबिलिटी नहीं है, असेट है. असेट मीन्स क्या होता है, कीमती, जो चीज़ आपको कुछ कमाई देती है, कमाई का कोई साधन देती है, जो हमारे लिए हम जिससे कुछ गेन कर पाते हैं, वो होता है असेट. और लायबिलिटी क्या होती है, जो हमारे ऊपर एक तरह से बोझ होती है चीज़ कि हमें उससे कुछ इनकम वगैरह कुछ भी प्राप्त नहीं होती, तो वो होती है लायबिलिटी. असेट क्या होता है, कीमती. तो जो पॉपुलेशन है यहाँ पर असेट बताई गई है, पॉपुलेशन यहाँ पर कीमती बताई गई है, ना कि एक तरह से वो देश पर बोझ है. पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. यदि पॉपुलेशन को एजुकेशन दे दी जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, अच्छी उनको मेडिकल केयर दे दी जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं. ह्यूमन कैपिटल मीन्स जैसे फिजिकल कैपिटल होते हैं कोई मशीनरी वगैरह, तो वैसे ही वो इनकम का सोर्स होती है. वैसे ही ह्यूमन को अगर अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, अच्छी स्किल्स दे दी जाए, नॉलेज दे दी जाए उनके अंदर, तो वो क्या बन जाती है, वो एक ह्यूमन कैपिटल यानी कि एक इनकम का साधन बन जाती है. People as resource is a way of referring a country's work people in the term of their existing productive skill and ability. तो human resources जो है, people as resources, जो people एक resource के रूप में यूज़ किया जाए, तो वो अपनी skill और ability के साथ क्या करता है, production को बढ़ा देता है. working people बढ़ जाते हैं तो देश जो है वो grow करता है. ओके इसके बाद है लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइजेज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द ग्रोस नेशन प्रोडक्ट. ग्रोस नेशन प्रोडक्ट में भी हेल्प करते हैं फिर ह्यूमन कैपिटल्स. ग्रोस नेशन होती है कि पूरी नेशन की जो इनकम होती है, जो लोग काम करते हैं, फिर उसको पर कैपिटा इनकम के साथ फिर ग्रोस नेशनल कैपिटल जो इनकम होती है उसमें भी प्रोडक्शन में जो होता है बढ़ावा होता है. लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स. दूसरे रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है. दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड है. जैसे कि पॉपुलेशन को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट से देखा जाता है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंट्री में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि अगर ह्यूमन बीइंग वहाँ का पढ़ा लिखा है तो वो देश ज़रूर तरक्की करेगा. लाइक अदर रिसोर्सेज population is human resources. This is the positive side of large population that overlook when we only at negative side considering only problem of the providing the population with food. अगर हम negative side देखें कि इनको हेल्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फैसिलिटी, फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है. अगर इसी तरह हम इसको पॉजिटिव वे से देखें कि अगर हम उनको एजुकेशन दे दें तो वो क्या बन जाते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, इनकम का सोर्स बन जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं. ओके यहाँ पर इतना है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए यानी कि उनको अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, तो वो फिज़िकल कैपिटल की तरह क्या करने लगते हैं, इनकम देने लगते हैं. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन. अगर इंसान जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो जो फिज़िकल कैपिटल्स हैं, लाइक कोई मशीनरी है, उसका यूज़ तो इंसान ने करना है ना. अगर इंसान अच्छे से पढ़ा, उसको हाई क्वालिफिकेशन दी होगी, तो उसका वो अच्छे से यूज़ कर पाएगा. Not only the more educated and healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because the advantages of a more educated or healthier population spread to those who themselves were not directly educated or given healthier care. तो एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो सेल्फ डिपेंड खुद तो बनता ही है,
उसके साथ क्या होता है, वो दूसरों को भी इनकम के सोर्सेज दे देता है। लाइक अगर किसी ने कोई फैक्ट्री खोली तो वो क्या करेगा, फिर लेबर रखेगा वहाँ पर, तो वो दूसरों को भी, उन लेबरर के पास क्या होती है, उनके पास स्किल होती है, तो किसी ना किसी के पास कोई ना कोई स्किल ऐसी होती है जिससे वो अपने लिए, अपने देश के लिए ग्रो कर सकें। In fact, human capital is in one way superior to other resources like land, superior to other resources like land and physical capital। तो जो लैंड होती है और फिजिकल कैपिटल होती है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, इनका यूज़ तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं करना है ना। अगर ह्यूमन पढ़ा लिखा होगा, अच्छा एजुकेटेड होगा, और क्या बन पाएगा, फिर जो फिजिकल कैपिटल होगी वो और भी ज़्यादा यूज़फुल हो पाएगी। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than a asset। तो कई साल पहले से ही पॉपुलेशन को क्या माना जाता है, लिबिलिटी माना जाता है, एक असेट नहीं माना जाता। लेकिन क्या होता है, असल में पॉपुलेशन नीड नॉट बर्डन फॉर द इकोनॉमी। असल में जो पॉपुलेशन होती है वो बर्डन नहीं होती है इकोनॉमी के लिए। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट। ये एक असेट साबित हो सकती है अगर उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ दी जाए। द टू फॉलोइंग केसेस, इसके नीचे यहाँ पर 2 आपको स्टोरीज दी हुई हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एक स्टोरी है शकल की। शकल की क्या स्टोरी है, देयर वर 2 फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं, विलास एंड शकल। ये दोनों ही सेम विलेज में रहते हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं वो गरीब हैं। शकल वॉज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो इसकी स्टोरी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि एक लड़का है शकल, वो बहुत, उसके पेरेंट्स जो हैं गरीब हैं, फार्मर हैं। शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। जो शकल था वो अपनी माँ की घर के काम में मदद करता था। हिज अंकल शाम पास द मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम। लेकिन उसके अंकल जो थे उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ था, बट वॉज सिटिंग इडल इन द हाउस एज हैड नो जॉब। पर वो घर पर बैठे थे, उनके पास भी कोई जॉब नहीं थी। और भूटा एंड शीला वर, उस भूटा और शीला उसके माता पिता का नाम है। दे वर फोर्स्ड टू जॉइन द विलेज स्कूल विच सोन जॉइन। उन्होंने फिर अपने बेटे को विलेज के एक स्कूल में डाल दिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग। इसके बाद हायर स्टडी करने के लिए शकल के पिता को क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा, जिससे वो अपने बेटे को हायर स्टडी करवा सके। ओके, तो पढ़ लिख कर वो क्या बन गया, एक अच्छा आदमी बन गया। उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई और वो एक अच्छा इंजीनियर बन गया। और उसने क्या किया, हिज बॉस एक्नॉलेज, उसके बॉस को अच्छा लगा और उसने उसको प्रमोशन दे दी। इस तरह ये शकल की स्टोरी है। इसके बाद एक और स्टोरी है विलास की स्टोरी, स्टोरी ऑफ विलास। विलास एक 11 ईयर्स ओल्ड बॉय था, एक 11 साल का बच्चा, जिसके माता पिता दोनों ही मछलियाँ बेचने का काम करते थे और हर रोज़ उनकी इनकम कितनी थी, 150 रुपीज़ थी। और उसके पिताजी उसकी छोटी सी एज में, जब वो था, विलास छोटी सी एज का था, तो उसके पिताजी की डेथ हो गई थी और उसकी माताजी फिर वो काम करती थी मछलियाँ बेचने का। इसके बाद जो विलास था वो उसको मतलब कि बीमारी लग गई, उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी उसकी मम्मा के पास पैसे नहीं थे। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, वो अपनी मम्मा की कुकिंग में हेल्प करता था और अपने यंगर ब्रदर को देखता था। उसको स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बाद में वो भी क्या करने लगा था, वो भी ही वॉज फोर्स्ड टू सेल द फिश, वो भी मछलियाँ बेचने लगा था गांव में, जैसे उसकी मदर बेचती थी। इन 2 स्टोरीज़ के द्वारा क्या किया हुआ है, इनका कंपैरिजन किया हुआ है शकल और विलास का, कि किस तरह से शकल जो था एक इंजीनियर बन गया, उसको नौकरी मिल गई और वो एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने लगा। शकल फाउंडेड जॉब, उसको जॉब मिल गई और उसने अपनी फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पर जो विलास था, विलास को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उसी तरह उसको लेबर वाला वर्क करना पड़ा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है।
क्योंकि अगर विलास के माता पिता भी उस पर इन्वेस्टमेंट कर पाते तो वो भी कुछ अच्छा कर पाता लाइफ में। तो इसमें यही बताया हुआ है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिज़िकल कैपिटल की तरह, ह्यूमन बीइंग का पर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जिस तरह एक फिज़िकल कैपिटल आगे जाकर हमें कीमत देती है, हमें पैसा देती है, वैसे ही बच्चे भी बड़े होकर कोई नौकरी लग जाते हैं और कोई इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो भी एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट इज़ इन ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। वही बात आ गई, उनको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी मेडिकल केयर दें, तो वो क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग। तो बड़े होकर बच्चे भी क्या करते हैं, हायर अर्निंग करने लगते हैं, कंट्रीब्यूशन करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स को पैसा कमा कर देने लगते हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन हाइजीन, वो अपने सेहत के लिए भी अवेयर होते हैं कि उनको कैसे हेल्दी रहना है। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस नीड, वो आगे अपने बच्चों की एजुकेशन का, स्कूलिंग का प्रॉपर वे से ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक तरह से साइकिल होता है, वर्चुअस साइकिल क्या होता है, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अर्निंग होती है और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है उसको अर्निंग नहीं होती है। तो वो विशियस साइकिल चलने लगता है कि फिर कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ गेन भी नहीं हो रहा है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैज़ इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जैसे जो कंट्रीज़ होती हैं वो किस पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच, तब भी ये कंट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री मानी जाती हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, जो इनके पास नहीं अवेलेबल होता वो ये दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन पर ये ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। दे हैव इन्वेस्ट ऑन द पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ और एजुकेशन पर लोगों पर ज़्यादा खर्च करती हैं। द पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक द कैपिटल एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी डेवलप बाय पीपल मेड दीज कंट्री रिच एंड डेवलप। तो इसीलिए ये अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर करते हैं, इसीलिए इनकी जो कंट्री है वो ज़्यादा रिच। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन कौन कौन सी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। लाइक विलास एंड सकल पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे कि विलास और सकल एक इंजीनियर बन गया था, विलास एक मछली बेचने वाला बन गया था, तो दोनों ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं अर्न करने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। वी saw that the Vilas sold fish and Sakal got a job. The various activities have been classified into 3 main sectors. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको मेन 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरोशरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट, एनिमल जो एनिमल पालते हैं, फिशिंग करते हैं, जो छोटी जो रॉ मटेरियल की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाइक छोटी छोटी रॉ मटेरियल से छोटी छोटी चीज़ें बनाना। लाइक कोई फार्मिंग करता है, वो गेहूं ग्रो करता है तो उसके आगे बिस्किट बन जाते हैं, दलिया बन जाता है, तो वो चीज़ें बनाना क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। ये सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये अब थर्ड सेक्टर हो गया। ये सब हेल्थ रिलेटेड जो हो गया, सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये सब थर्ड सेक्टर में आते हैं।
द एक्टिविटीज़ इन द सेक्टर रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज को की प्रोडक्शन का इधर से उधर लेके जाना या उसका रिकॉर्ड रखना, जो भी ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे प्राइमरी और सेकेंडरी से हट के होता है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो मार्केट में बेच के पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती हैं, सिर्फ अपने लिए ही ग्रो करना कुछ और बेचने के लिए नहीं। ड्यू टू हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन अ फैमिली में हमारे शुरू से ही हिस्ट्री और कल्चर से ही हमें पता चलता है कि जो वुमेन है उसको कम पे किया जाता है, उसके काम को कम वैल्यू दी जाती है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, वो घर के काम ज़्यादा देखती हैं, खाना बनाती हैं, जैसे कि शीला शकल की मदर बनाती थी, कपड़े धोती थी। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके जो पिता थे वो फार्मर थे, वो बाहर खेती का काम करते थे, वो कल्टीवेशन करते थे फील्ड्स में। तो उनकी जो इनकम थी वो पर कैपिटा इनकम में जोड़ी जाती है, यानी कि नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है। लेकिन जो वीमेन करती हैं डोमेस्टिक वर्क, उनको नहीं जोड़ा जाता। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर, तो वो अपने घर के काम के लिए कुछ उसको पे तो नहीं मिलती थी, बट बूटा अर्न मनी, लेकिन बूटा जो थे वो मनी अर्न करते थे। ये डिफरेंस बताया मैन और वुमेन के वर्क में और उनकी इनकम में। गीता जो विलास की मदर थी वो पैसे कमाती थी, उसको इनकम का सोर्स जो था फिशेस थे, तो उसको उसका पैसा मिलता था, उसको इनकम में जोड़ देते हैं। द अर्निंग लाइक दैट मेक काउंटर पार्ट एडेटमेंट द बेसिस एजुकेशन एंड स्किल, जो बेसिक एजुकेशन और स्किल का जिनको नॉलेज होती है, अच्छी एजुकेशन जिनके पास होती है, वो जो इंडिविजुअल होते हैं टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फ़ायदा उठाना आता है। बाकी जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको नहीं आता, उनकी इनकम कम रहती है। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर, और एजुकेशन और स्किल जो हैं वो एक ख़ास उनकी एक वैल्यू है इंडिविजुअल में, क्योंकि वो मार्केट वर्क कर सकते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन, जो वीमेन को एजुकेशन दी जाती है वो मर्ज मीन्स बहुत थोड़ी मात्रा में एजुकेशन दी जाती है, उनमें इतनी ज़्यादा स्किल्स भी डेवलप नहीं होती, वो घर के काम में उनको ज़्यादा बिजी रखा जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क, अगर वो जॉब करती भी हैं तो उनकी जॉब जो होती है वो सिक्योर नहीं होती है, और उनको कोई मैटरनिटी लीव वगैरह भी नहीं मिलती। हावर वुमेन विद हायर एजुकेशन स्किल फॉर्मेशन आर पेड, जो हायर एजुकेशन एजुकेटेड वुमेन होती हैं उनकी जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद है सम वुमेन होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव में और जॉब्स में जाती हैं, उनको अच्छी इनकम होती है, वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरीके से पैसा कमा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।